Hello everyone, I am Nalini Goyal, Assistant Professor in KL Mehta Dayanand College for Women. Today's topic is royalty accounts. So, firstly, understand the meaning of royalty. When a person has some right or any privilege regarding some asset and he gives his right or privilege to some another person, then in return he charge some periodic payment for this right. These periodic payments are known as royalty. So let's try to understand with the help of example. Suppose there is a person, Mr. X, who have a coal mine. Then instead of extracting coal from the mine himself, he transfers his right to extract coal from this mine to Y, and in return he charges some periodic payment from Y, which will be calculated on the basis of coal extracted from the mine. Such periodic payment will be termed as royalty. So, in conclusion, we can say that royalty accounts are that accounts which are used to record the royalty related transactions. Okay, so now move forward. There are some important terms related to royalty. फर्स्ट वन इज लैंडलॉर्ड और लेसर. सो वो पर्सन जिसके पास कोई असेट होती है, जिसके पास कोई राइट होता है, जिसके पास कोई प्रिविलेज होता है, जैसे कि ऑथर हो गए, उनके पास अपनी बुक्स के रिगार्डिंग कॉपीराइट होता है. जब वो अपना ये राइट किसी और दूसरे पर्सन को देते हैं और बदले में कुछ पीरियोडिक पेमेंट चार्ज करते हैं, तो ऐसे पर्सन को लैंडलॉर्ड या फिर लेसर बोला जाता है. द नेक्स्ट टर्म इज लेसी. तो वो पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन का राइट लेता है और बदले में जिसका राइट होता है उसको कुछ पीरियोडिक पेमेंट करता है, उस पर्सन को लेसी कहते हैं. मीन्स टू से जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन के राइट को यूज करेगा और बदले में पीरियोडिक पेमेंट करेगा, तो उस पर्सन को लेसी कहा जाएगा. नाउ मूव फॉरवर्ड विद द थर्ड टर्म, दैट इज मिनिमम रेंट. एज यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द वर्ड मिनिमम रेंट, मीन्स ऐसा रेंट जो मिनिमम लेसर चार्ज करेगा ही करेगा लेसी से. मीन्स अगर किसी ईयर में जो भी तरीका यूज किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी, उस तरीके से, उस मेथड से जो अमाउंट है वो कम आता है, तो ऐसे केस में एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि इतने कम अमाउंट से इतना अमाउंट तो जो लेसर है वो लेसी से चार्ज करेगा ही करेगा. मीन्स मिनिमम रेंट इज दैट अमाउंट जो लेसी को लेसर को पे करना ही होता है, चाहे कैलकुलेटेड रॉयल्टी कितनी भी क्यों ना हाई. जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो मिनिमम रेंट फिक्स किया गया 20,000, और जब रॉयल्टी को कैलकुलेट किया गया तो वो रॉयल्टी कैलकुलेट होने पर आई 6,000. तो ऐसे केस में जो लेसी है वो 6,000 पे नहीं करेगा लेसर को, बल्कि कितना अमाउंट पे करेगा, 20,000 अमाउंट पे करेगा. सो नाउ मूव फॉरवर्ड with the short working. Short working is the difference between the minimum rent and the royalty. Means जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी साल में जो रॉयल्टी होती है, जो कैलकुलेट होके आती है, वो कम होती है मिनिमम रेंट से, तो ऐसे केस में लेसी को लेसर को मिनिमम रेंट पे करना होता है. तो वो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट रॉयल्टी से पे कर रहा है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट शॉर्ट वर्किंग क्रिएट किया जाता है, शॉर्ट वर्किंग कंसीडर किया जाता है. जैसे अभी आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें मिनिमम रेंट कितना था, 20,000 था. रॉयल्टी कितनी थी, 6,000 थी. तो यहाँ पे 6,000 से 14,000 एक्स्ट्रा पे किया गया है लेसर को. तो वो जो 14,000 है वो शॉर्ट वर्किंग कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज शॉर्ट वर्किंग रिकपमेंट. रिकपमेंट का मतलब होता है रिकवर करना. मीन्स टू से, अब जैसे हमने जो एग्जांपल बढ़ा था अभी शॉर्ट वर्किंग का, उसमें रॉयल्टी आ रही थी 6,000 और पे कितना करना पड़ रहा था, मिनिमम रेंट 20,000, मतलब कि 14,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था लेसी को. तो अब लेसी को
अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट राइट मिलता है कि वो अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकता है। अब वो रिकवर हो सकता है कि उसको रिकवर करने का जो चांस है, जो मौका है, वो आने वाले 2 साल के लिए दिया जाए, 3 साल के लिए दिए, 3 साल के लिए भी दिया जा सकता है, 5 साल के लिए भी, या फिर लीज का जितना भी टाइम पीरियड होगा उतने टाइम पीरियड के लिए भी दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। लेकिन जैसे ही जितना टाइम दिया गया था शॉर्ट वर्किंग को रिकप करने के लिए, रिकवर करने के लिए, वो टाइम पीरियड बीत जाता है, लेकिन तब तक भी अगर लेसी अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिकवर नहीं कर पाता, तो फिर फ्यूचर में लेसी को उस शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का मौका नहीं मिलता। और ऐसे केस में वो जो शॉर्ट वर्किंग रिकप नहीं हो पाती, वो लेसी के लिए एक लॉस बन जाती है और पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दी जाती है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गोपाल कोल कंपनी है, ये क्या है, हमारे यहाँ पे लेसी है। मैसूर कोल कंपनी है, ये लेसर है। 10 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 1 Jan 2019 को रॉयल्टी आपकी दी हुई है 6 पर टन। मिनिमम रेंट इज 20,000। और इसको जो रिकप करने का राइट है शॉर्ट वर्किंग को, वो फर्स्ट 4 ईयर्स तक ही रिकप कर सकता है लेसी, उसके बाद वो नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी शॉर्ट वर्किंग आएगी, कितना अमाउंट हमारे पीएनएल में जाएगा, कितना अमाउंट लेसी को, लेसर को पे करना पड़ेगा। एज यू कैन सी फ्रॉम द कर्सर, 2019 में टन कितने हैं, 1,000 कोल है, टन का कोल है। 20 में 2,500, 21 में 4,000, 22 में 5,500 एंड 23 में 6,000। एज यू कैन सी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट रॉयल्टी ऑफ ₹6 पर टन। तो यहाँ पे 1,000 टन है, इसको इंटू 6 करोगे तो 2019 में रॉयल्टी कितनी आ जाएगी, 6,000। ऐसे ही 20 में आप मल्टीप्लाई करोगे, 2,500 को इंटू 6 करोगे, तो जो भी आपका रिजल्टेड आंसर आएगा दैट विल बी रॉयल्टी। एंड सिमिलरली आप बाकियों को भी मल्टीप्लाई करके आप रॉयल्टी कैलकुलेट कर लोगे। अब देखिए, आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो आपको बताया था एनालिटिकल टेबल या कैलकुलेशन टेबल आप इसको बोलते हैं। आपने यहाँ पे ईयर मेंशन कर दिए, यहाँ पे आपने आउटपुट लिख दिया जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अब आपने क्या किया, यहाँ पे रॉयल्टी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मिनिमम रेंट, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन था 20,000। एंड शॉर्ट वर्किंग, अब यहाँ से आपको शॉर्ट वर्किंग निकालनी है। तो शॉर्ट वर्किंग मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वर्किंग आपकी कब जनरेट होती है, जब आपकी जो कैलकुलेटेड रॉयल्टी होती है वो कम होती है और आपका मिनिमम रेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपकी 2019 में जो आपकी रॉयल्टी है दैट इज 6,000, मिनिमम रेंट इज 20,000, मीन आपकी कैलकुलेट करने पे ओनली 6,000 आई है। लेकिन मिनिमम रेंट आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 20,000, तो 14,000 क्या है, शॉर्ट वर्किंग। सिमिलरली 2020 के लिए है, कैलकुलेट होके 15,000 आई है, लेकिन मिनिमम रेंट 20,000 है, तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है, 5,000 पे करना है। ओके। जब आप नेक्स्ट ईयर पे आए, तो नेक्स्ट ईयर आपने देखा कि कैलकुलेट होने पे 24,000 आई है, और जो आपका मिनिमम रेंट है वो कितना होता है, 20,000 होता है। तो नॉर्मल केस में तो क्या होता है, अगर शॉर्ट वर्किंग ना होती तो विच एवर इज हायर वाला आप क्या करते हैं, पे करते हैं, मीन्स 24,000 आप पे करते। लेकिन क्योंकि आपको राइट मिला हुआ है एज अ लेसी कि आप स्टार्टिंग के 4 ईयर्स में, स्टार्टिंग के 4 ईयर कहाँ तक होंगे, 2022 तक होंगे, आपके जो भी शॉर्ट वर्किंग्स क्रिएट हो चुके हैं आप उनको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 24,000 है और 20,000 है। एज मिनिमम रेंट की कंडीशन की आपको 20,000 तो पे करना ही करना पड़ेगा। तो जो रिमेनिंग 4,000 बचा वो आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, कि पहले भी हमने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट की थी जिसकी वजह से शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई थी, तो अब हम उसको क्या करेंगे, रिकप करेंगे, रिकवर करेंगे। तो आपको विच एवर इज हायर के अकॉर्डिंग 24,000 पे करना चाहिए था, लेकिन 20 पे करना मैंडेटरी है, तो आपने 4,000 क्या कर दिए, उसमें से रिकवर कर दिए। कि पहले आपकी शॉर्ट वर्किंग कितनी थी, 14 + 5 19 थी, उसमें से आपने 4,000 किस में डाल दी, रिकप में, कि हम ये रिकवर कर रहे हैं, हम ये एडजस्ट कर रहे हैं, और बाकी 20,000 आपने यहाँ क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया।
उसके बाद है 2022, इसमें आपका कैलकुलेट होके आई 33,000। मिनिमम रेंट था आपका 20,000। सेम यहाँ पे अप्लाई होगा कि वैसे तो आपको विच एवर इज हाई 33,000 देना चाहिए था, लेकिन मिनिमम आपको 20,000 तो देना ही पड़ेगा। जो बाकी का अमाउंट है वो आप रिकअप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपने 13,000 किस में डाल दिया, रिकअप वाली कॉलम में डाल दिया। बाकी का जो अमाउंट बचा वो हमारा कितना आया यहाँ पे, 20,000। अब देखो 13,000 पता चल गई कहाँ से आया, 4 पता चल गया, ये दोनों टर्म भी पता चल गई, ये 2,000 कहाँ से आया। तो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आप सिर्फ स्टार्टिंग के 4 इयर्स में ही अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हैं। तो 4 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो आप यहाँ तक देखो कि क्या आपने सारा एज अ लेसी आपको देखना है कि क्या आपने सारा रिकवर कर लिया है। तो जब आप गए तो यहाँ पे क्या किया आपने, देखा कि शॉर्ट वर्किंग हमारी थी 14+5 मतलब 19,000 की थी, और आप जो रिकप कर पाए क्योंकि 4 साल का आपको टाइम मिला था, तो 4+13 आप सिर्फ 17,000 रिकप कर पाए। कितना आप रिकप नहीं कर पाए, 2,000। क्या आप उससे आगे रिकप कर पाएंगे, नो, क्योंकि आपको जो टाइम पीरियड मिला है वो सिर्फ 4 साल का मिला है और 4 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब आप उस अमाउंट को आगे रिकप ही नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए क्या है, लॉस है। और लॉस है तो आप उसे किस में डालेंगे, पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। 23 में आपने कैलकुलेट की, दैट इज 36,000। मिनिमम रेंट आपका 20,000 है। मैंने आपको पहले भी बताया था विच एवर इज हाई आपको पे करना पड़ेगा। तो 36,000 हम नॉर्मली पे करते, लेकिन अभी हमारे पास ऊपर कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको हमें एडजस्ट करना हो। ठीक है, क्योंकि एडजस्ट करने का, रिकवर करने का, रिकअप करने का राइट सिर्फ हमें यहाँ तक था, वो राइट हमारा खत्म हो गया। तो विच एवर इज हाई के अकॉर्डिंग हमें 36,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये जो था वो हमारा बेसिक्स था। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाते हैं उस अकॉर्डिंग जो टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होती हैं वो भी चेंज होके दिखाई जाएंगी क्वेश्चन में, और उस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। थैंक यू।